जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, ये क्रांति आज आपको करनी है, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, आने वाला भविष्य आपको नहीं माफ करेगा अगर हम ऐसा भारत उनको दे पाए, नहीं बना पाए। क्योंकि जो भी भारत की चीजें थी, जो भी अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, वही पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों को हमने अपना लिया। कैसे? जो भी आज राजतंत्र की व्यवस्था चल रही है, जो भी शासन की प्रणाली चल रही है, राजसत्ता चल रही है, उसी पूंजीवादी साम्राज्यवादी सोच और वैभवशाली सोच के आधार पर चल रही है। आज भी आप देख लीजिए, पूरा जो भी आईपीसी का इंडियन पिनल कानून है, वो अंग्रेजों का दिया हुआ कानून है, कोई भारतवासियों ने हमने नहीं बनाया, सारा कानून उन्हीं का अंग्रेजों का दिया हुआ। क्या हम ऐसा भारत चाहते थे अपने लोगों के लिए? क्या इसीलिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, लोग फांसी के फंदे में झूले शहीद? ऐसा भारत हम नहीं चाहते थे। आज भी पूंजीवादी साम्राज्यवादी सोच के लोग यहाँ सत्ता पर बैठे हैं और शासन की जो नीतियां हैं उनका वो व्यवहारशाली रूप आज भी वही अंग्रेजों का रूप है कि जिस तरह से अंग्रेज हम लोगों पर राज करता था, अपनी सत्ता से, अपने वैभव से वो डराता था हमारी जनता को, और अपने वैभव से, जो उसका वैभव था ना, जैसे रुआब से चलता था, रौब से चलता था और दबाव से चलता था, तो सत्ता पे हमारे लोगों को दबा कर रखता था, हमारे लोगों पर प्रभाव में रखता था कि ये उठ ना पाए, गरीब से ऊपर नहीं उठ पाए, शिक्षा की बात न कर पाए और अपनी मेहनत का सवाल ना पैदा कर पाए और आगे ना बढ़ पाए। यही सवाल आज आपके सामने। आज की जो सत्ता है वह सिर्फ वैभवशाली है, वह अपना रुतबा दिखाना चाहती है, वह रुतबा दिखाकर हम लोगों पर शासन कर रही है कि हम उसके प्रभाव में हैं। सिर्फ प्रचार तंत्र चल रहा है, सिर्फ प्रचार का पूरा तंत्र ऐसा फैल दिया गया है कि देश बहुत तरक्की पर जा रहा है, लेकिन देश तरक्की पे जा रहा है। आप खुद सोचिए, एक प्रति व्यक्ति आय कितनी कम हो गई है, हिंदुस्तान इतना टैक्स देने के बाद भी प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है, लोगों की आमदनी घट गई है, लोग मजबूर हैं, बोल नहीं रहे, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है। आप देखिए, आप बोलने की सवाल पैदा कीजिए, आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। यह आपातकाल और उस समय की स्थिति से भी ज्यादा बदतर स्थिति होगी कि आप सवाल पैदा नहीं कर सकते। सवाल किसका होना चाहिए? सवाल शिक्षा का होना चाहिए, सवाल रोजगार का होना चाहिए। सवाल क्या हो रहा है? सवाल हिंदू और मुसलमान का हो रहा है, सवाल मस्जिद और मस्जिद का हो रहा है, सवाल कहां पैदा नहीं हो रहा? बताइए। शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे तरक्की करेंगे, कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, कैसे नौजवान रोजगार पाएगा, कैसे महंगाई दूर हो पाएगी। आज देखिए महंगाई कहां पर है, बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है। रोटी, दाल, चावल, चीनी, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम। लेकिन सवाल ये नहीं बनता। सवाल कहां बनता है कि कोरोना काल में अगर ताली बजा दी तो सवाल वहां पैदा होता है, मोमबत्ती जला दी, टॉर्च जला दी, सवाल वहां पैदा होता है कि प्रधानमंत्री जी आम कौन सा खाते हैं, सवाल वो पैदा हो रहा है। क्या बात चल रही है कि कश्मीर से केसर आती है, कौन सी केसर आती है प्रधानमंत्री? सवाल हमारे लोगों का पैदा नहीं हो रहा। यह आजादी कोई कुछ चंद नेताओं या जो इन लोगों ने, महापुरुषों ने इसे नेतृत्व किया, यह नेतृत्व किया, यह आजादी उन लोगों के तो द्वारा आई, साथ जनता ने, जिन्होंने ये भारत के लोगों ने जो ये आजादी का क्रांति रूप बनाया, आजादी उससे मिली। ऐसा देश नहीं देखना चाहते थे हमारे लोग, हमारे महापुरुष भी नहीं देखना चाहते थे और हमारे वीर सेनानी भी नहीं देखना चाहते थे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चुनकर अपनी जान कुर्बान करी देश के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर। ऐसा देश नहीं चाहते थे। इसलिए आपको सोचना है कि सवाल कहां पैदा हो रहा है। सवाल ऐसा नहीं है कि देश के सामने ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि आज अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है, 9 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, और आप देखिए विडंबना, देखिए कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है कि अन्नदाता किसान वहां पर बैठा है और फ्री में अन्न हम लोगों को दिया जा रहा है। 95 रुपए का अन्न 210 रुपए के थैले में दिया जा रहा है। सिर्फ प्रचार हो रहा है, 210 रुपए का थैला है, उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी है और मुख्यमंत्री की फोटो लगी है, और उसमें 95 रुपए का 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है। कैसा देखिए, कैसा देश के साथ मजाक किया जा रहा है हम लोगों के साथ। 80 करोड़ लोगों को आज भी वो देश के हमारे प्रधानमंत्री या देश के जो शासन तंत्र के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए हम मुफ्त राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब क्या है, ऐसा देश बनाना चाहते हो कि गरीब गरीब का है, वो ऊपर उठ नहीं पाए उसका जीवन स्तर?
मैं समझ नहीं पा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी वो गरीब बता रहे हैं और वो राशन बता रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं इनका जीवन स्तर उठना चाहिए, रोजगार की बात क्यों नहीं चाहिए, उनका जीवन स्तर कैसे उठेगा? यह सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, सिर्फ मुफ्त में राशन देकर हम लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। सवाल ना पैदा किया जाए, शिक्षा कहां जा रही है 2 सालों में? आप देखिए शिक्षा कहां पर है, इस तरह क्या है 2 साल में स्कूल कॉलेज बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, स्कूल के बड़े बड़े मालिक फीस ले रहे हैं आपके जेब से, लेकिन आप लोगों को कहां शिक्षा दी जा रही है? वो चाहते हैं कि शिक्षा ना मिले। शिक्षा मिलेगी तो आप सवाल पैदा करोगे रोजगार का, शिक्षा मिलेगी तो आप सवाल पैदा करोगे महंगाई का, शिक्षा मिलेगी तो आप अपने हकों की अधिकार की बात करोगे। इसलिए वो चाहते हैं कि आप पढ़ने के लिए ना आ पाए, आप आगे ना बढ़ पाए, आपका जो बच्चा है, आपका जो भविष्य है वो इसी तरह बैठा रहे। 2 साल स्कूल बंद पड़े हैं, बताइए शिक्षा कहां जा रही है? लेकिन सवाल पैदा हो, उनके स्तर पर जिंदगी होगी कि शिक्षा कैसे दी जाएगी। वो चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा पढ़े, मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़े, नौजवान आगे बढ़ेगा। अगर नौजवान पढ़ लिखेगा तो उनसे नौकरी मांगेगा, जब नौकरी है ही नहीं, नौकरी वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा देश बना नहीं रहे। वो देश बना रहे हैं किसका? नफरत का। वो देश ऐसा बना रहे हैं नफरत का, उसमें वो नफरत ऐसी फैलती रहे, हम लोग जाति धर्म और मजहबों में बढ़ते रहें और जातियों में विभिन्न जातियां उपजातियां बढ़ती रहे कि हमारे ये हमारे समाज का आज ये उच्च वर्ग पर बैठा हुआ है, उच्च स्थान पर बैठा हुआ हमारे हक की बात करेगा, ये हमारे समाज का बैठा हुआ है। बस इसी तरह देश चलता है। यह देश इस तरह से अगर चलाना है तो ऐसी आजादी का कोई लाभ नहीं है। ऐसा आजादी तो मैं चाहता हूं कि अंग्रेज दोबारा आ जाए देश के अंदर, दोबारा गुलाम बना दें। इस आजादी से कोई मतलब नहीं जिसने हम अपने लोगों की हक की बात न कर पाए, लोक अधिकार की बात न कर पाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बात बहुत लंबी हो गई है, बहुत लोगों ने अपने विचार रखे। यह सोचना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों को, नौजवानों को, और जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है और हमारी मातृशक्ति को, हम कैसा देश अपने लोगों को बनाना चाहते हैं, हम कैसा भविष्य अपने लोगों के लिए जीना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए सवाल अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाना चाहते हैं। अगर हम अपने बच्चों का सवाल नहीं पैदा कर पाएंगे, हम बच्चों के लिए नहीं दे पाए ऐसा देश, तो हम लोगों के लिए वो क्रांति, वो जिस तरह से क्रांति बनाई आज हम बना रहे हैं, वो हमारी क्रांति का कोई भी आधार नहीं बना पाएंगे कि हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारी जो पूर्वज थे हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। देश ऐसे गुलाम होगा। देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश दूसरे लोगों में गुलाम होगा। एक उच्च वर्ग पैदा होगा जो सिर्फ कुलीन वर्ग होगा, जिसकी सिर्फ एक सत्ता होगी, जिनका इस पूरे सरकारी तंत्र पर, प्रशासन पर, शासन पर और इस पूंजी पर पूरा अधिकार होगा। और हम लोग उसी रया की तरह एक जीवन में जो रया होती है, जो जीवन का सबसे निम्न स्तर होती है, जीवन यापन करेंगे। इसलिए सोचना है इस अगस्त क्रांति पर हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उन महापुरुषों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने हमें, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। इसी के साथ हमें देश के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा कि देश का भविष्य कैसा होना चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होगी। और हमारे श्रद्धा सुमन इसीलिए हम लोग यहाँ पर व्यक्त करे हुए एक प्रतीकों के रूप में हमेशा संस्मरण करिए। आप जाइए जहाँ पर जाइए, उसका विचार कीजिए और उस विचार को फैलाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इस अगस्त क्रांति के ऊपर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो महान विद्वान, लेखक, कवि हैं, जिन्होंने पूरे देश को गांव से लेकर शहर तक अपने अनुभव से जाना है, डॉक्टर बिशनलाल गौर साहब, जो प्राचार्य रहे हैं अतः विश्वविद्यालय महाविद्यालय में, आप इसके अध्यक्षता करें। हमारे समाजवादी साथी भाई प्रमोद जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमें बहुत गर्व है। हमारी बहन यहाँ पर आई हुई हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। हम तो आपको अरोड़ा सफरी का ही स्थान दे रहे हैं कि आप यहाँ आकर हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है। भाई मुकेश जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, लगातार यह अपनी पत्रिका के माध्यम से और अपने कर्म से पूरे गाजियाबाद के अंदर और अन्य स्थानों पर भी समाजवाद का बिगुल बजाए हुए हैं। अवतार सिंह काले जो हमारी पार्टी के सायोवाद विधानसभा के अध्यक्ष हैं,
इतना मेहनत करते हैं विधानसभा में कि मैं इनका भी बहुत आदर से मंच हो बैठे हैं, ऐसा सम्मान करता हूँ। भाई SS प्रसाद जी जो उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, आपने बहुत से लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोड़ा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। भाई अब्बास जी से जब मैं प्रथम ही मिला था तभी मैं इतना प्रभावित हो गया था कि वाकई में आप एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व है आपका, और आप इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं जो हमारे महान सपूतों ने बलिदान किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी बेटियां, मेरी बहनें और सभी सम्मानित मेरे साथी, नेतागण और पत्रकार साथियों, पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों के सामने बहुत सी बातें की। आज का विषय है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका। समाजवादियों ने इस आंदोलन में क्या किया, आज का ये विषय है। लेकिन विषय के से हटकर भी यहाँ पर बहुत बातें हुई हैं और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जो उनका उद्देश्य था समाजवादियों का, यह प्रबुद्ध लोगों को पता नहीं चलेगा तो जो ये कार्यक्रम है इसका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास है कि जब कार्य समिति ने पास कर दिया इस आंदोलन को तो ब्रिटिश सरकार डर गई। डर कर उसने अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा कर दी और जितने भी बड़े नेता थे रात में ही उनके घरों पर दबिश दे दी और उन्हें मजबूर किया, गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का यहाँ नाम लेना उचित समझता हूँ कि सबसे पहले उनके घर है और जितना प्रशासन है उसके अंदर भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग उदासीन हैं, वो सही सवाल को नहीं उठा पा रहे हैं या सरकार को सही बात नहीं बता पा रहे। 90 करोड़ 80 करोड़ तो इन्होंने मान लिया कि यहाँ इतने गरीब हैं कि 5 किलो गेहूं और मटरा की दाल दे रहे हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 75 वर्ष होने को है, क्या भारत की स्थिति यही है। ये कहते हैं आज जो कोरोना काल के अंदर शिक्षा की बात करते हैं, 6% लोग केवल गांव में ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट है और 27% लोग ही शहरों के अंदर है, इससे ज्यादा नहीं है। कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं? भारत की स्थिति को इन्होंने नहीं समझा। जब नोटबंदी हुई तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऑनलाइन सारा जीएसटी ऑनलाइन सारा। कितने लोग यहाँ जीएसटी और ऑनलाइन और ये नोटबंदी का काम कर सकते हैं? और यहाँ तो वैसे चोरों का साम्राज्य है, ठगों का साम्राज्य है। अभी अखबार पढ़ कर आया हूँ, 16 लाख रुपए मार दिया उनके खातों से, खाता लेकर कहीं 50,000 मार दिया। मतलब यहाँ तो हम कैरेक्टर जो चरित्र बनना चाहिए था, जो चाहते थे हमारे नेता, चाहे वो समाजवादी हो, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ, जो क्रांतिकारी समाजवादी और जो शहीद हुए हैं वो लोग भारत को शोषण विहीन भारत बनाना चाहते थे, जहां पर सबके साथ न्याय होगा,
किसी का शोषण नहीं होगा, समता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, बंधुत्व होगा, भाईचारा बढ़ेगा। अब हम उल्टी गंगा बह रहे हैं, उल्टा हो रहा भारत के अंदर, सद्भाव भाईचारा बिगड़ गया, नफरत का माहौल हो गया। तो हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी और हमें ही बताना पड़ेगा कि हम उन जो गरीब लोग हैं, जो दलित शोषित पीड़ित हैं, बेबस लाचार हैं, 5 किलो अनाज के लिए वो खड़े हैं। और मैं बताना चाहता हूं और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वह कहते हैं 5 किलो अनाज लेकर कि आप बहुत अच्छा करते हैं। 5 किलो अनाज बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो अपने अधिकार को ये नहीं समझते कि यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है उनका, वो उन्हें देना। ये कहते हैं मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन और महोत्सव, इनका सारा काम महोत्सव। चाहे लोग मर रहे थे कोरोना में, वो महोत्सव तो जब आदमी प्रसन्न होता है तब महोत्सव मनाया जाता है। जनता लाखों में अपनी जान गंवा दी, कालाबाजारी हो गई, यहाँ पर आपसे व्यवस्था हो नहीं पाई। पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया, मैं मुझे ज्यादा नहीं करना, लेकिन हमें इतना जरूर करना है कि जब पेट्रोल डीजल और जितनी महंगाई हो रही है, उस सवाल पर अगर समाजवादी साइकिल चला रहे हैं या दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, तो जनता के लोग उसके अंदर नहीं आ पा रहे हैं। जनता का जितना सहयोग मिलना चाहिए वह सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इससे वो जो सरकार है, सरकार का तो काम है, देखते हैं, कहते हैं कि चाहे कितना ही गाजीपुर में बैठे और सिद्धू वार्डन, तब आप तो आंदोलन फेल हो गया, मतलब झूठा प्रचार है। ये अंतरराष्ट्रीय झूठों की सरकार है, ये राष्ट्रीय झूठे नहीं, अंतरराष्ट्रीय। इनसे मैं कहता हूं समाजवादियों कितना ही कुछ कर देना, लेकिन इन अंतरराष्ट्रीय झूठों का आप झूठ में मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सब बातें करता हूं के लिए प्रबुद्ध नागरिकों को तैयार रहना। ये लगातार झूठ बोलेंगे, हर बात पर झूठ बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों साल से झूठ बोलकर लोगों के भावनाओं का दोहन किया है। तो हमें इन महापुरुषों को समाजवादियों ने बड़ा अपराध किया। आचार्य नरेंद्र देव गिरफ्तार हुए, यूसुफ निहलनी गिरफ्तार हुए, अशोक मेहता जी गिरफ्तार हुए। उसके बाद जब डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश बाबू गिरफ्तार हुए और लाहौर जेल में रहे, उनके साथ मामूली अत्याचार, उनके नाखूनों में बांस की नोकी हुई खिपड़ी थी डाल दी जाती थी और 6-6 दिन तक 7-7 दिन तक डंडे मारे जाते थे और उन्हें वो सो नहीं सकते थे। जैसे ही आंख बंद होती थी तुरंत डंडे मारे। हम लोगों ने क्या जुर्म देखा? हम तो यहाँ केवल भाषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कष्ट झेलकर इस आजादी का रास्ता प्रशस्त किया। तब हम 1947 में, लेकिन अब भी हमें पैनिक दृष्टि, जितनी संवैधानिक संस्थाएं सब कमजोर पड़ गई, सब पर कहीं न कहीं प्रभाव डाला और हम समझ ही नहीं पा रहे। यहां तक कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, छोटे अखबार वाले और छोटे मीडिया के लोग न हो तो किसी भी राजनीतिक दल की बात बड़े अखबार वाले जो पूंजीपतियों के, बड़े पूंजीपतियों के द्वारा संरक्षित हैं, एक हर एक वो लोग और चैनल फ्री उनके हैं, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। ये तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, यहाँ पर जो यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, इन भाइयों की वजह से हम लोगों की कुछ बात जो है पहुंच रही है। नहीं तो कितनी ही अच्छी बात, इतना ही आप प्रचार चाहिए। जो बड़े अखबार हैं, और आज मैं बताता हूं, आज मैं नवभारत टाइम्स भी देखा था, कई अखबार एक शब्द नहीं भारत छोड़ो आंदोलन,
एक शब्द नहीं। इतना बड़ा काम कि 1857 की आज स्वतंत्रता संग्राम के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन 9 अगस्त क्रांति है, भारत छोड़ो आंदोलन। और उस पर इतना उदासीनता, कारण क्या है? कारण यह है कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। वो आजादी की लड़ाई में कुछ काम ही नहीं किया, इसलिए वो चाहते हैं कि हम इन चीजों को उजागर न करें, नहीं तो लोग आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि उनके मुंह पर तालिब है, वो उसका जवाब नहीं दे पाते। वो भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर जी का नाम लेते हैं, और भी हम सरदार पटेल जी का नाम लेते हैं, बहुत लोगों का नाम लेते हैं। लेकिन मैं दाव के साथ आपके सामने करना चाहता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर यह एक कदम नहीं चल रही, एक कदम चलना नहीं चाहते कि हम इन सरदार पटेल हों चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, तो वो उन चीजों को डॉक्टर अंबेडकर ने मामूली काम किया, लेकिन वो इनका नाम लेते हैं, उनकी जयंती मना सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर ये कदम नहीं चलती। नहीं तो क्या यहाँ नफरत होती, यहाँ नफरत होती, यहाँ पर लोग आपस में लड़ते। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ये अलग विषय है, पॉलिटिक्स अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति का काम है लोगों की सर्वांगीण विकास का काम करना, जिसको जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति कहा था, जिसे डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा दिया था, जिसे गांधी ने समाज के अंतिम की लड़ाई लड़ी थी। और मैं इसी के पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी नाम लेना चाहता हूँ कि उन्होंने अंत्योदय की बात की थी, उनके बच्चे लोगों पर भी एक कदम नहीं चलना चाहते, क्योंकि जब तक इस देश का नीचे के स्तर का व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, शिक्षित नहीं होगा और वो स्वस्थ नहीं होगा और उसे हर तरह की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक यह देश, इसका इतिहास गौरवशाली बन सकता है। गौरवशाली इतिहास तभी बन सकता है जब यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम से रहेगा, सहयोग से रहेगा, समाज कृषि समाज रहेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हम एक कदम भी अगर इनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम इनके प्रति ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का लगातार हम ऋणी हैं, क्योंकि आप लोग हमारी ताकत हो। आप लोग 1 और 2 दिन के बताने पर भी आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि निकल जाइए, मैं बहनों से, नौजवानों से और जो सक्रिय कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक जगह जाकर ये बताने का काम कीजिए कि हम लोग सच्चे हैं और अच्छे लोग हैं, हम इस देश का भला कर सकते हैं, हम इस देश के बारे में सोचते हैं। और आज जो लोग हैं वो हमेशा हितकारी हैं, वो हमेशा प्रतिक्रियावादी हैं, उन्होंने कभी न पहले देश का कल्याण किया और अब न देश का कल्याण करेंगे। हमने जो गलतियां की हैं, लगातार हमारी बड़ी लोग कहते थे कि इन लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, शक्तिशाली बहुत लोग हैं, धन इतना है कि कहीं पर धन का दुरुपयोग करके सत्ता को छीन सकते हैं। आपने तो इन पर इनको धन दे दिया और सत्ता भी दे दी, इसलिए आज हमारा यह दिन हमें देखना पड़ रहा है। हमें जब तक इस विचारधारा को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक संकल्प लेकर जाइए कि चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।